Universe bows to Lord Shiva. I bow to Lord Shiva. ओम नमः शिवाय. सत्य, कर्तव्य, प्रतिष्ठा, ट्रूथ, ब्यूटी, ऑनर. भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी कोर्स में. ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन आम आदमी को भी ये बहुत ही हेल्प करेगी नॉलेज में. तो स्टार्ट करते हैं भाई. India-China relations are studied bilaterally, but its implications are global in nature. भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाते कैसे हैं. फॉरेन पॉलिसी हर एक देश की कुछ उसके प्री कंसीव्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर डिपेंड करती है. और दो और फैक्टर हैं, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल प्रिंसिपल. इंडियन फिलोसफी इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो कि चाइना बिलीव करता है एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म में. अब जो मैप आपके सामने है, इसमें इंडिया के डिस्प्यूटेड एरियाज दिखाए गए हैं पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ. जैसे यहाँ का जो एरिया है ये पोक है, ये एक्साई चीन का एरिया हो गया, जो 1962 में चाइना ने लड़ाई के बाद घेर लिया था. यहाँ छोटा सा सेक्शन वैली है जो पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में सीड कर दिया था. और यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो है उसको तो चाइना कहता है, ये सारा ही मेरा है, ये तो है ही पार्ट सदर्न तिब्बत का. बताओ अब इनको क्यों है, क्या बताए. छोटी छोटी हाइट की चीज में कुछ भी तो खा ले. वही आज की डेट में दोनों सरकारों के बीच में बात हुई, फौज के बीच में बात हुई, तो भाई अब जो सिचुएशन है वो डीएस्केलेटेड हो गई है. और दोनों ही आर्मी अपने विड्रॉ कर रही हैं उस पॉइंट से जहाँ पे वो 2-3 साल से बैठी हुई थी एक दूसरे के सामने गलवान क्लैश के बाद. अब आपके सामने जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैकमोहन यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये जो मैकमोहन लाइन आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, चाइनीज लाइन को नहीं मानता और कहता है कि चाइना का एरिया, ये सारा जो एरिया है ये सदर्न तिब्बत का है, जबकि ये सारा है अरुणाचल प्रदेश का. उसके बाद चाइना 1962 की लड़ाई के बाद ये ऑक्यूपाई करके बैठा है. इंडिया यहाँ पे है ऐसे. और यहाँ पे ये इसके डिस्प्यूट को वेस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूट और ये वाला डिस्प्यूट ईस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूट. यहाँ पे देख लीजिए मैकमोहन लाइन जो स्क्वायर ये रेड रेड में आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे यही तो है तवांग वैली का जिसको रीजन बोला जाता है. करंट सिचुएशन क्या है, अभी 16 दिसंबर को अनाउंस की गई थी 23rd इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स. Shri Ajit Doval, National Security Advisor and India's Special Representatives on the India-China border boundary question will hold the 23rd meeting of SRs in Beijing on 18th December with his Chinese counterpart H.E. Mr. Wang Yi, member of Political Bureau of Communist Party of China. तो अभी मोदी जी मिले हैं जिनपिंग से, ब्रिक्स में कोई एग्रीमेंट भी हो है ट्रेड से रिलेटेड. डॉक्टर एस जयशंकर का तो बयान ही था, we have reached an agreement on petroleum with that we have gone back to where the situation was in 2020 and that this engagement process with China, you can say, has been completed. यहाँ डेप्सांग प्लेन्स डमचौक वैली है, यहाँ पे भी डिस्प्यूट था. गलवान वैली में भी जो डिस्प्यूट था, ये पेंगोंग से लेके यहाँ पे भी फिंगर 3, 4, 5, 11 वहाँ पे भी एंगेजमेंट था. और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है नहीं एलएसी के आसपास.
आप आगे की थोड़ी एलएसी से आगे सैनिक जा सकते हैं पेट्रोलिंग के लिए, और जैसे चाइना भी थोड़ा आगे जा सकता है पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन फिर उन्हें वापस जाना होता है। लेकिन चाइना यहाँ पे जहाँ आता था पेट्रोल करने, वहाँ पे वो मिलिट्री कंस्ट्रक्शन करने लग गया, तो उसकी वजह से ही सारा बवाल मच गया। अब भाई ये आपके सामने है कुछ स्टेप्स हैं जो इंडिया चाइना बॉर्डर की डिस्प्यूट को सुलझाने में काम आते हैं, जैसे 1993 मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, 1996 एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, 2001 Declaration on Principle for Relations and Comprehensive Cooperation, 2005 Protocol on Modalities for the Implementation of Confidence Building Measures, 2012 में फिर हुआ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, 2013 इंडिया चाइना बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये भाई समय समय पर एग्रीमेंट होते रहते हैं ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके अगर हो। लेकिन चाइना का तो फिर क्या ही करें, मान ले ढंग से बात तो डिस्प्यूट हो ही नहीं भाई। लेकिन इस सबसे पहले हालात तो ठीक हुए हैं, लेकिन उससे पहले भारत की सरकार ने कह दिया था कि भाई अब इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। और उन्होंने ना ये कहा था कि भाई इसकी वजह से ना जो दोनों दोनों नेशन में चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर से दोनों देशों में ट्रस्ट खत्म सा हो गया है। अब इस मैप में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेड वाली जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये तो हो गया वेस्टर्न सेक्टर। ये उत्तराखंड के यहाँ येलो लाइन मिडल सेक्टर, और ये सारा ब्लू लाइन वाला हो गया आपका ईस्टर्न सेक्टर। तो यहाँ पे एक वो दिखाऊँ मैं, ये जो ब्लैक यहाँ मैंने किया है ना, ये डोकलाम प्लेटू है, और ये इंडिया चाइना और भूटान तीनों के लगता है। इसकी यहाँ पे डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम भी चाइना का एग्रेसिव ही बिहेवियर था, क्योंकि चाइना जानता है कि यहाँ से वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डोमिनेट कर सकता है। अगर ये कट हो जाए तो इंडिया का सेवन सिस्टर्स और मेनलैंड बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, और ये बहुत पतला कॉरिडोर है, 28 किलोमीटर 27 किलोमीटर के लगभग। ऐसे पेसिमिस्टिक असेसमेंट का भारतीय सरकार की तरफ से रीजन है, ऐसे ही नहीं कोई भी करेगा। इसका मेन रीजन है भाई गलवान वैली में जो क्लैश हुआ, और चाइना जो स्टेटस को बदल रहा है ग्राउंड पे। ये मैप दिखा रहा है आप लोगों को कि कौन सा देश कौन सा एरिया को कंट्रोल करता है। इंडिया के पास 43%, चाइना के पास 24, पाकिस्तान के पास 37। ठीक है, लेकिन इसमें आपको मुझे मैं बेस्ट चीज यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये है भाई सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और ये ऑपरेशन मेघदूत किया था इंडियन आर्म फोर्सेस ने, जिसकी वजह से हमने ये ऑक्यूपाई किया। ये कितना लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्यों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान और चाइना को मैंने देखा इतनी हाइट पे हम दोनों तरफ आराम से नजर रख पाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइना की जो प्रैक्टिकल ऑफिशियल स्ट्रेटजी है ना, वो है सलामी स्लाइसिंग और कार्टोग्राफिक एग्रेशन। ठीक है, वो एक्सपेंशनिज्म करना क्यों चाहता है, क्योंकि वो उसका ये थॉट प्रोसेस है कि चाइना एक दिन दोबारा इमर्ज होगा एज अ मिडल किंगडम, जो वो एंशियंट टाइम्स में था।
उसका ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है J1। ये किस क्या है, ये वही है कि सिल्क रूट को वापस से रिस्टोर करे और उससे खूब ज़्यादा पैसा कमाए जाए। यहाँ देख रहे थे सलामी को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा जा रहा है, तो फिर हम इसको समझने के लिए ऐसे देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो देश है ये चाइना है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा काम, ठीक है। फिर नीचे एक और कोई देश है भाई, ठीक है, नेपाल मान लो, ठीक। फिर यहाँ ना मान लो, पहले पहाड़ होते हैं, यहाँ हिमालय है, तो उसको भी फायदा है। चाइना क्या करेगा, वो पहले बोलेगा कि ये पहाड़ी मेरी है, फिर वो सोचेंगे कि थोड़ी सी पहाड़ी मांग रहा है इसे, और एरिया में कुछ है तो नहीं, डेवलप नहीं हो सकता, वो मांग जाते हैं। फिर चाइना फिर क्या करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो अगली पहाड़ी मांगने लगता है। फिर इसको अगर मना करते हैं तो वो पहली वाली का प्रेसिडेंस बना के कहता है कि तभी मान गए थे तो अब भी मानो। तो ये करता है ये चाइना, इसी को चाइनीज सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। In military parlance, the term salami slicing is described as a strategy that involves divide and conquer process of threats and alliance to overcome opposition. Salami slicing is a series of many small actions, often performed by clandestine means, that are accumulated as a whole procedure of a larger action or result that would be difficult to perform all at once or unlawful to perform at once। भाई इसमें वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं अपने एक्शन को, और फिर कहते हैं, फिर वो यूज करते हैं सलामी स्लाइसिंग को, और फिर वो आगे के लिए बढ़ते चले जाते हैं। बेटा सलामी स्लाइसिंग पेजोरेटिव यूज किया जाता है, मतलब अपमानजनक उसमें यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल। इन चाइना के कंटेक्स्ट में जो सलामी स्लाइसिंग है वो दर्शाती है उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन हिमालयन रीजन एंड साउथ चाइना सी। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि डोकलाम भी इसी चीज़ का रिजल्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना की सलामी स्लाइसिंग जो साउथ चाइना सी में कर रहा है। अभी आगे हम देखेंगे कि इसका चक्कर भी क्या है। चाइना वही तो है कि पूरी, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें भी वही है कि वो भाई पूरी टेरिटरी क्लेम में करता है, थोड़ी सी क्लेम करता है, जैसे सलामी कोई स्लाइस होती है, फिर वही धीरे धीरे नेक्स्ट टेरिटरी क्लेम करता है, और फिर वो पहली वाली क्लेम को दूसरे के प्रेसिडेंस बता के उसके आगे भी बढ़ता रहता है। तो भाई इसको क्या कहेंगे, व्हाट आई ऑक्यूपाई इज माइन, व्हाट आई क्लेम इज डिस्प्यूटेड। ये नेक्स्ट मैप आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग दिखाई गई है कि भाई किसकी कैसे क्या ऑक्यूपेशन कर रखी है उन्होंने। और फिर यहाँ रोड बन रहा है जो ऐसे दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड DSD BO रोड बन रहा है सबसे ऊपर, ये दौलत बेग दिल्ली के पास यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे इंडिया का एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट व्हीकल लैंड कर सकता है, और यहाँ से रोड बना रहे हैं। तो चाइना को दिक्कत है इससे कि भाई यहाँ के रोड बना रहे हैं, मतलब तुम रोड बनाओ कहीं भी, बिल्कुल बॉर्डर के पास हम बनाए तो तुम किलस की गलोगे, बताओ। ये होती है हिपोक्रेसी चाइनीज की। दूसरी चीज होती है भाई कार्टोग्राफिक रिएक्शन। भाई इसका क्या है कि वो मैप्स का यूज करते हैं, कार्टोग्राफी होती है मैप बनाने की कला, वो मैप्स का यूज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को पब्लिक सपोर्ट गेन करने के लिए, टेरिटोरी को गेन करने के पब्लिक सपोर्ट इकट्ठा करते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी यूज ऑफ कार्टोग्राफी है इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है, और ये पीस टाइम में किया जाता है ताकि लोग उन थोड़े से उसको देख के विचलित से होते रहें। चाइना क्या करता है इसमें, जो बहुत पुराने मैप है और जो अनवेरिफाइड मैप है ना वो जारी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए चाइना ने मैप जारी किया था जिसमें मैं उसने बिल्कुल तरीके से ये दिखा दिया इस तरीके से, तो ये ऑरेंज वाला हिस्सा भी अपने अंदर दिखाया,
अक्साई चीन का और अरुणाचल प्रदेश का, ऊपर से गिलगित बल्तिस्तान चाहे उसमें पाकिस्तान में दिखा दिया। ये है इसका कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अगर हमें अच्छे तरीके से इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट और ये क्लेम है ना, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि भाई 1949 में ना चाइना सब हिस्ट्री समझनी पड़ेगी सब। 1949 में ना कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ चाइना में। ठीक है, इस टाइम में चाइना की जो सोशो और इकोनॉमिक पोजीशन थी ना, वो बहुत खराब थी और पॉपुलेशन उनकी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, बहुत हाई पॉपुलेशन थी। चाइना को ना सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था। उन्होंने ना धीरे धीरे अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करा, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इम्प्रूव हुई, मिलिट्री इम्प्रूव हुई, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई। तब डोमेस्टिक सिचुएशंस अच्छी होती है ना, तभी एक देश का पावर और इन्फ्लुएंस वजन कैरी करता है वर्ल्ड स्टेज। जैसे आज की डेट में तो इंडिया और पाकिस्तान को देख लो, आज इंडिया की आवाज़ वर्ल्ड स्टेज पे बिल्कुल तगड़े तरीके से सुनाई देती है। क्यों भाई, इतनी तगड़ी इकोनॉमी हो गई है, इतनी दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी 8% का ग्रोथ बताती है, जिसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है। और पाकिस्तान को देख लो, जब देखो IMF के सामने कटोरा लेके हाथ पर आता। अब चाइना का चाइनीज का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है टाओ गुआंग यांग हुई। ठीक है, इसका मतलब होता है कीप अ लो प्रोफाइल एंड बाइड योर टाइम। मतलब नीचे ही नीचे काम करते रहो और टाइम को गुजरने दो, तब तक आप मजबूत ना हो जाओ। चाइना ने फिर लिबरलाइजेशन करा, उसके बाद टाओ गुआंग ही यूज करा। उन्होंने लो प्रोफाइल रखे, धीरे 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 पैसा इकट्ठा करते रहे टेक्नोलॉजी इकट्ठी करते रहे। फिर 2008 में अचानक से उनकी डिप्लोमेसी में चेंज आता है, चाइना एकदम एग्रेसिव हो जाता है। और ये एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ चाइना को कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चाइना की जो आर्मी होती है ना, इसमें कोई स्पेशल फोर्सेस को वुल्फ वॉरियर्स कहा जाता है। मतलब ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी थी ना, ये नया अप्रोच है चाइना से। और ये ना उसको टॉप बना, मतलब पहले तो जो पॉलिसी थी ना वो पैसिव हीलो की थी, लेकिन अब जो चाइनीज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ना, ये असर्टिव है, प्रोएक्टिव है और हाई प्रोफाइल है। कि मतलब हम तो एकदम ये काम कर ही लेंगे। पहले इतना वो खुल के कुछ नहीं करते थे। ठीक है, और चाइनीज होते हैं जब भी ये नेगोशिएशन करने आएंगे ना बॉर्डर वगैरह पे या किसी भी चीज़ के, तो ये ना धीरे धीरे नेगोशिएशन करेंगे। तभी आएंगे ना तो नेगोशिएशन करने किसी भी चीज़ की, तो यार अल्टीमेटली द अदर पार्टी के साथ। ठीक है, और इस मेथड को कान कान मेथड या यांजी यांजी मेथड करते हैं। ये जानबूझ के इसलिए करते हैं। मान लो आर्मी इन दोनों की मीटिंग हो रही है, चाइनीज इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी की, भाई बॉर्डर डिस्प्यूट के चक्कर में है ये इस मीटिंग में अगर बात करने का 1 घंटे में, तो उसको 10 घंटे खींच देंगे, ताकि वो दूसरे आदमी हार थक के हार ही मान ले ही करके। अब भाई ये कहानी 2 लाइन की है, द स्टोरी of two lines, the Johnson Ardagh line and the McCartney McDonald line। ये तो जो लाइन है ना, इन्हीं की वजह से सारा डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का वेस्टर्न सेक्टर में, यानी कि लद्दाख का रीजन है जो। ठीक है, अब ये मैप देखो, इस मैप में आपको लाइनें दिख रही होंगी। जो ये पिंक कलर की लाइन है ना, ये तो अब भाई जॉनसन आर्डैग लाइन। और यह दूसरी है ना जो, यह है मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। ठीक से, ये जॉनसन आर्डर लाइन थी ना, ये 1865 में खींची गई थी और 1897 में रिवाइव करा गया था। और ये जो मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन है ना, ये 1899 में खींची गई थी।
द ग्रेट गेम। इंपीरियलिस्ट पावर्स मतलब रशिया, ब्रिटेन, उस टाइम की, उनके बीच में ये गेम खेला गया चेस का। और जिसमें चेस बोर्ड दुनिया थी। ये राइवलरी थी रशिया की और ब्रिटेन की ओवर सेंट्रल एशिया, मेनली पर्शिया, तिब्बतन, अफगानिस्तान इन 19th सेंचुरी। इसको बोला जाता है ग्रेट गेम। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्सेप्ट बनाया बफर स्टेट का, ताकि वो अपने ताज का मेन हीरा इंडिया को बचा सके। क्यों? इंडिया तो ये कैश का थी। इंडिया को तो भाई चूस रहे थे जो कितने यहाँ से तो पैसे हो। ठीक है, बफर स्टेट ना इंडिपेंडेंट कंट्री थी जो डायरेक्टली ना स्टॉप कर रही थी रशियन इन्वेजन को इंडिया में होने से। आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक किला है और किले के चारों तरफ आपने खूब सॉरी खाई खिलवा के खाई खुदवा के पानी भर दिया, वो मगरमच्छ छोड़ दिए, तो वो एक बफर का काम कर रहा था आपके लिए। तो ऐसे ही उन्होंने ना बफर बनाए थे, ताकि उन ब्रिटिशर्स पे ऐसा डायरेक्टली अटैक ना कर पाए और ब्रिटिशर्स को टाइम मिल जाएगा डिफेंस करने का। जैसे अफगानिस्तान है, उसको बनाया गया एक बफर स्टेट, डुरैंड लाइन खींच के नॉर्थ वेस्ट में। और इसी प्रकार तिब्बत को भी एक बफर स्टेट बनाया। ये हिसाब है। और इस मैप में तो देख ही सकते हो कि भाई ये सक्सुगम वैली दिखाई गई है। ये पाकिस्तान तो है ही, हरामियों का देश है, दे दिया चाइना को। क्यों? डरपोक कितना है उसमें, इसको लगा यहाँ पे कि भाई इसको थोड़ा एरिया दे देता हूँ, इस एरिया को बचाने आएगा। तो इंडिया अगर पोक लेना चाहेगा तो चाइना बचाने भी आएगा इसको। एरिया दे दिया उसने भी। यही तो काम है हरामियों का देश, और क्या बोले इनको। ब्रिटिशर्स ना तिब्बत को भी बफर स्टेट बनाना चाहते। तो ब्रिटिशर्स ने ना 1800 में बात करी तिब्बत से कि भाई लाइन बना देते हैं। तो ये जो लाइन खींची है ना, इस लाइन को कहते हैं जॉनसन आर्डैग लाइन है। और जो ये जॉनसन आर्डैग लाइन है ना, ये भारत के लद्दाख और तिब्बत के सिंकियांग या जिनकियांग रीजन को अलग करती है। ठीक है, ये 1865 में खींची गई थी और 1897 में सर जॉन आर्डैग ने इसको क्यों खींचा था, ताकि भाई तिब्बत हो जाए उससे उधर और वो बफर का काम कर दिया, रशिया इन्वेजन भी करता है। और इस लाइन के मुताबिक अक्साई चीन है वो भारतीय टेरिटरी है। लेकिन चाइना ने हमेशा से ही तिब्बत को अपना हिस्सा बताया। और जब अंग्रेजों ने जॉनसन आर्डैग लाइन खींची थी लद्दाख और तिब्बत के सिंकियांग रीजन में, चाइनीज इसमें इन्वॉल्व नहीं थे लाइन को खींचने में। ठीक है, उस टाइम पे महाराजा था कश्मीर का, उसने एक किला भी बनवाया था वहां पे, जो शाहीदुल्ला में, जो आजकल जियादुल्ला बोलते हैं चाइनीज उसको, अक्सर चीनी। ठीक है, उसके बाद 1890 का समय था, तो चाइना ने दोबारा तिब्बत पे अपना कब्जा कर लिया। और फिर 1899 में उन्होंने एक रिवाइज्ड बाउंड्री बनाई, जिसको मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये वाली लाइन थी ना, इसके हिसाब से जो अक्साई चीन का रीजन है वो पड़ता है उसमें चाइना में। ये लाइन खींची गई, तब अंग्रेजों को नहीं बुलाया गया, उनसे बातचीत नहीं। वो लाइन खींची जॉनसन आर्डर, तब चाइनीज को नहीं बुलाया गया। हाँ, और फिर अंग्रेजों और चाइनीज ने लाइन खींचने के बाद भी एक दूसरे को नहीं बताया। फिर आज़ाद हुआ भारत 1947 में और सक्सेसर स्टेट बना। सक्सेसर स्टेट क्या होता है? सक्सेसर स्टेट ये मान लो कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो राज कर रहा था ना, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जितने भी ट्रीटी ब्रिटिश इंडिया ने किए थे, जितने भी उनके एग्रीमेंट थे, वो सारे इंडिया पे मान्य होंगे। ये क्योंकि वो भाई उसका सक्सेसर स्टेट था। तो जो लाइन अंग्रेजों ने खींची थी वही मानी जाएंगी।
लेकिन चाइना नहीं मानता भाई इस लाइन को। क्यों? क्योंकि जब वो लाइन खींची थी चाइना में मंचू डायनेस्टी राज कर रही थी और उनको ऑफिशियली ये नॉलेज नहीं पहुंची गई थी, पहुंचाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। फिर 1899 में पता ही है मैं कार्टनी लाइन कीजिए, इसमें अंग्रेजों को नहीं बुलाया। तो भाई ये दो लाइन है ना, ये मेन रीजन है डिस्प्यूट का वेस्टर्न सेक्टर या लद्दाख में। ठीक है, दोनों लाइन सही तरीके से नहीं खींची, इनकन्सिस्टेंसी है इनके अंदर है, और जो कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्टीज है उनको बुलाया नहीं, एक दूसरे को बताया नहीं इन लाइन के बारे में। तो ये जो एम्बिग्यूटी है ना इन लाइन की डिमार्केशन में, इसके कारण सबसे ज्यादा ये डिस्प्यूट का चक्कर पड़ता है भाई। मैं मोहन लाइन को मार्क कर देता हूँ। तो भाई देखो ये लाइन है, ये होगी आपकी मैकमोहन लाइन। चाइना ना इसी लाइन को नहीं मानता। अब ये समझ जाओ भाई ऐसे ऐसे जो लाइन है ना, इतना कोई कलाकार आदमी ढूंढे, ये ऐसे है मैकमोहन। ठीक है, फिर नीचे तो मार मारा है, मारो गोली उसको अभी के लिए। ठीक है, फिर इंडिया ने ना डॉट 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 दिखी ना हाईवे बनाया, तो फिर वो चाइना विरोध कर रहा है, भाई हाईवे हम अपने देश से बना रहे, विरोध इसे रखना है। ठीक है, चाइना इस लाइन को नहीं मानता, कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये सदर्न तिब्बत का मेन हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों की मैकमोहन लाइन खींची हुई है और इंडिया ब्रिटिश इंडिया का सक्सेसर स्टेट है, तो यही लाइन मान्य होगी। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है। ईस्टर्न सेक्टर में होता है भाई ये अरुणाचल प्रदेश रीजन में। ठीक है, इंडिया और चाइना ना दोनों कॉलोनियल ट्विंस थे। इंडिया और चाइना दोनों को अलग अलग कॉलोनियल पावर्स ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने बिल्कुल लूट के रख दिया था। और 1940 से पहले ना दोनों देशों की कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। और चाइना ने जब तिब्बत को इन्वेड करा, तब चाइना का और इंडिया का बॉर्डर मिल गया, क्योंकि उससे पहले तो तिब्बत एक बफर का काम कर रहा था इंडिया और चाइना के बीच में बहुत उस टाइम से। फिर 1950 में चाइना को सोशलिस्ट ब्लॉक्स के बाहर रिकॉग्नाइज करने वाला पहला देश भी भारत था। देखो उनकी दगाबाजी, उनको यूएन में सीट भी दिलाई, देखो उनकी दगाबाजी। ये देखो आपको ये मैकमोहन लाइन का डिस्प्यूट एरिया दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तवांग दिख रहा है, तवांग वैली रीजन जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ आपको डोकलाम दिख रहा है, जिस यहाँ पे वो डोकलाम वो डिस्प्यूट हुआ था। यहाँ पे आपको वो एलएसी दिख रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसके उधर का एरिया साइचिंग जो चाइना कंट्रोल करता है 1962 की वॉर के बाद। ऊपर आपको सक्सेगम वैली दिख रही है, सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय इंडिया, एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, सक्सेगम वैली क्लेम्ड बाय इंडिया। इसमें आपको ड्यूरैंड लाइन भी दिख रही है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये ड्यूरैंड लाइन खींची गई थी, इसी के बाद अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बना था रशियन इन्वेजन से बचने के लिए। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी, 3 पार्टी थी इसमें, ब्रिटिश, तिब्बत, चाइना। और ये इसलिए थी कि भाई बॉर्डर का है ना, बॉर्डर बनाना है। इसमें जो ब्रिटिशर्स थे ना उसमें उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सर हेनरी मैकमोहन, और जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे चाइना को ना आइवन चन नाम का आदमी रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कमिश्नर फॉर ट्रेड एंड फॉरेन अफेयर्स था। तिब्बत को रिप्रेजेंट कर रहे थे पहली जो दोरजे शाहतवा, प्राइम मिनिस्टर थे वो तिब्बत के। बहुत लंबी नेगोशिएशन हुई, बहुत बहुत लंबी नेगोशिएशन हुई। उसके बाद चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव था ना जो बिल्कुल पूरी मतलब बहुत मुश्किल से उसको मनाया था, और तभी एक लाइन खींची गई थी। ये लाइन थी ना हिमालयाज, आसाम के हाईएस्ट हिमालयाज की क्रैश से होती थी, और इसकी वजह से जो तवांग वैली रीजन था वो भारत में पड़ता था। फिर वही भाई शिमला अकॉर्ड्स 1914 में मैकमोहन लाइन डिमार्केट हुई। इंडिया ओ
इंडिया का तवांग वैली रीजन और तिब्बत के बीच में। चाइना ने लाइन मान तो ली थी, पर चाइना ने ना इस पे साइन नहीं किया था, और तिब्बत को डिवाइड करा था आउटर तिब्बत में और इनर तिब्बत में। ठीक है, आउटर जो तिब्बत होगा ना, उसकी तो तिब्बतन गवर्नमेंट होगी, और जो इनर तिब्बत होगा ना, उसकी वो चाइना के कंट्रोल में रहेगा। और चाइना ने साइन किया नहीं था है, इसीलिए वो तवांग वैली को साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है। भाई वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन, ईस्टर्न सेक्टर में तवांग वैली, ये दोनों ही एम्बिगुअस बॉर्डर की वजह से बहुत क्लैश होते हैं इसमें। भाई 1950s में चाइना ने तिब्बत को फिर ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर जो दिक्कत हुई कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर बन गया, जिसको ढंग से डिफाइन नहीं कर रखा, दो दो लाइन है, कोई किसी को नहीं मानता, कोई उसको नहीं मानता, ये चक्कर पड़ता। भाई झंडे मारते कि बॉर्डर होंगे, तो ऐसा तो होगा ही। ठीक है, और उस टाइम पे फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और बॉम्बे के गवर्नर गिरिजा शंकर वाजपेयी थे, नेहरू को उन्होंने बोला भी था कि भाई मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस बढ़ाओ इस रीजन में, ये भाई अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स के पास है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी नेहरू और जो के एम पारीकर था चाइना के लिए एम्बेसडर, वो अपसेट नहीं करना चाहते थे इतने शक्तिशाली देश को, जबकि उस टाइम पे वो इतना शक्तिशाली था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादा एक्टिवली इस बॉर्डर वाले मामले को ना हम परस्यू नहीं करते, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, वैसे भी क्या पहाड़ी इलाका है, क्या हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन अब वही सूली का टूक बना हुआ है भारत के लिए। इंडिया ने ना चाइना को पंचशील के लिए भी बुलाया था, और इसमें 5 पॉइंट थे जो मानने थे उस टाइम पे। नेहरू की बात, नेहरू के जमाने की बात है भाई। ये जो 5 पॉइंट थे, पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सुजरेनिटी। दूसरा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। तीसरा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। चौथा इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। पांचवा पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। भाई इंडिया तुम्हारी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेगा, तुम हमारी भी करो। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे की जमीन नहीं ले लेंगे। ठीक है, एक दूसरे के मामले में बीच में टांग नहीं, खड्डे नहीं लगाएंगे, यही बात थी। ठीक है, और एक दूसरे को फायदा करना पड़ेगा, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से रहो और शांति से रहने दो। भाई इस पंचशील एग्रीमेंट से थोड़े भाई टेंशन तो कम हुए, लेकिन चाइना तो फुल उसमें था कि भाई तिब्बत को तो कंट्रोल करना ही करना है। और इंडिया ना धीरे ही धीरे, नीचे ही नीचे ना, तिब्बत की जो रेजिस्टेंस थी ना, उसको हथियार दे रहा है, उसको ट्रेन कर रहा है चाइनीज को, ऐसा लगता था। फिर 1959 में लहासा अपराइजिंग हुई, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना में मिसट्रस्ट और ज़्यादा हो गया, और बॉर्डर डिस्प्यूट की पोजीशन और ज़्यादा हार्ड होती रही। फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक है, ये तो एक मेजर आर्टरी है जो सेवन सिस्टर्स है हमारी, उसको भारत से जोड़ती है। अगर चाइना यहाँ हमला कर देता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट हो अलग हो जाएगा मेन लैंड इंडिया से। है, और डोकलाम प्लेट्यू के थ्रू चाइना डोमिनेट करना चाहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। तो इसीलिए फिर वहां पे डोकलाम में इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ता है कि वहां से वो कमजोर ना पड़ जाए हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर डोकलाम की वजह से, इस वजह से।
फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ तो चाइना ने लाथू नापास से मानसरोवर यात्रा भी रोक दी। देख लो इनके काम, 1 जनवरी छोड़, सॉरी, चाइना को कंसीडर किया जाता है भाई इंडिया का ना मोस्ट फॉर्मिडेबल फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। एक तो भाई चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है साउथ एशिया में। वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, कहीं स्ट्रेटेजी मिलिट्री कोलैबोरेशंस कर रहा है। सी पैक देख लो, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, श्रीलंका में पैसे दिए इतने, फिर कहता है पैसे नहीं दे सकते तो हम बनटूटा पोर्ट दे दो। तो भाई ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी को भी यूज कर रहा है। तो इसको न्यू कॉलोनियलिज्म का इल्जाम दिया जा रहा है कि भाई चाइना भी एक तरीके से ये कॉलोनियलिज्म कर रहा है, डेप्थ ट्रैप्स कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और चाइना पाकिस्तान की पार्टनरशिप तो ऐसी है जैसे राम और लक्ष्मण की दोस्त, राम और लक्ष्मण भाई, भाइयों का प्यार था, ऐसे ही इनका प्यार है। जबकि चाइना इतने जुल्म करता है मुसलमानों पे और ये चू नहीं कर सकते। इंडिया में मुसलमानों पे एक जुल्म नहीं होती, इनकी कतई आग निकल रही होती है पीछे से। फिर चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट भी किया है सी पैक में, लेकिन अब सी पैक इतना चल नहीं रहा है इनका। 9 Dash Line, द नेशनलिस्ट Kuomintang पार्टी ऑफ चाइना रिलीज द मैप ऑफ 1947, जिसमें भाई 9 Dash Line दिखाई गई थी। ठीक है, आप यहाँ देखें ध्यान से कि भाई वो जो लाइन है वो 9 डैश, ये यहाँ पे ना नीचे ना कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स को हिंदी में कहते हैं भाई शैवाल कहते हैं ना शायद, हिंदी वाला कोई देख रहा हो तो भाई उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये ऐसे है, तो ठीक है, यहाँ पे ना 9 कोरल रीफ वगैरह है। जैसे यहाँ एक बहुत सारी कोरल रीफ ऐसे ना 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो 9 Dash Line कह देते हैं। और ये ना एरिया बहुत बड़ा एरिया को कवर करती है, ये साउथ चाइना सी में। और चाइना कहता है इसका 90% सारा मेरा है साउथ चाइना सी का। देख लो भाई कैसे उसके क्लेम है, जबकि आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री ना आपकी उससे 12 नॉटिकल माइल तक ही होती है। आप 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता तो है, लेकिन उसमें आपकी टेरिटोरियल अथॉरिटी नहीं होती, उसमें आप मछली वछली पकड़ सकते हो, बस यही किया जा सकता है। अब चाइनीज डिस्प्यूट भी है, चाइनीज डिस्प्यूट बहुतों के साथ है, ताइवान के साथ है, वियतनाम के साथ है, फिलीपीन के साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे आइलैंड है, वो चाइना कब्जाना चाहता है। और फिर चाइना क्या करता है, जैसे इस फोटो में देख रहे हो वहाँ पे छोटे छोटे नकली आइलैंड भी बना देते हैं। अगर वहाँ पे पहले से ही आइलैंड है तो फिर एयर स्ट्रिप वगैरह बना देता है, एयरपोर्ट वगैरह बना देता है, क्रूज मिसाइल्स तैनात कर देता है। चाइना हिस्टोरिकल राइट्स क्लेम करता है साउथ चाइना सी के ऊपर, और बोलता है इसको हुआंग यांग बोलता है, मतलब कि येलो रोक होता है इसका। वांगियांग आइलैंड, येलो रॉक आइलैंड बोलता है कि भाई ये पहले आइलैंड था, पानी के नीचे चला गया, तो इसलिए चाइना का हिस्सा है। बताओ यार कौन सी वो है। इसी वजह से फिलीपींस और आसपास के टापू वाले उनको मछली पकड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी फिलीपीन मेंटेन करता है अपनी फिशिंग राइट्स ओवर द कंटेस्टेड एरिया बिकॉज द 9 Dash Line इज एन इमेजिनरी लाइन एंड विद नो हिस्टोरिकल बेसिस। ठीक है, जो 9 Dash Line वो कहता है कि भाई इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन तो असली में है नहीं ऐसी, है, और ना ही इसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस है, लेकिन फिर भी क्लेम कर रहा है। बताओ यार। और चाइना यूएन क्लॉज को भी नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, इसमें आप देख सकते हो कि भाई कहाँ तक टेरिटोरियल सी होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, और वहीं तक नेशनल एयर स्पेस होती है। फिर लैंड से 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है कॉन्टिजुअस जोन, और बेस लाइन मतलब लैंड की एक बेस लाइन मानते हैं, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके आगे होता है हाई सीज। ठीक है, और
12 नॉटिकल माइल तक आपके खत्म हो जाते हैं लैंड बेस लाइन से, उसके बाद इंटरनेशनल एयर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। वो सारा आप इस डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हो। प्रोविजन ऑफ UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, दिस अलाउस 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ टेरिटोरियल सी। वही बात है भाई, 24 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल सी है, ठीक है। 24 नॉटिकल माइल तक आपका कंटेजियस जोन है। यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन कर सकते, थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग कर सकते हो 24 नॉटिकल माइल तक। फिर 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे आप मछली पकड़ सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ कोई मिनरल है उसको निकाल सकते हो, नेचुरल गैस को निकाल सकते हो, लेकिन वो टेरिटोरियल राइट्स में नहीं आया। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है FONOP, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। ये एक ना कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है कि भाई किसी भी सॉवरेन देश का जहाज अगर जा रहा है, ठीक है, तो उससे आप ना इंटरफेरेंस नहीं करोगे जब तक कि वो कोई इंटरनेशनल लॉ ना तोड़ रहा हो। साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, $3.37 ट्रिलियन की ट्रेड होती है यहाँ से, तो ये भाई इंपॉर्टेंट तो होगा ही। अब यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है जो डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ आइलैंड। पैरेटली आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड किसके बीच में है? चाइना के, ताइवान के, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया। बताओ एक आइलैंड इतनों के बीच। पैरासल आइलैंड है, चाइना ताइवान के बीच डिस्प्यूट है। वियतनाम के स्कार्बरो शोल है, इसका डिस्प्यूट चाइना और फिलीपींस के बाद है। सेंकाकू और दियाओ आइलैंड है, इनका डिस्प्यूट चाइना के साथ है, लेकिन ये वाले आइलैंड ईस्ट चाइना सी में पड़ गए। भाई अब आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शांतिपूर्वक हमारी वीडियो देखी, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने चाइना ताइवान रिलेशंस के बारे में, उनके डिस्प्यूट के बारे में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।